गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम विज्ञान का भाग जीव विज्ञान का चैप्टर 3 आनुवांशिकता एवं जैव विकास का अध्ययन करेंगे। हमने आनुवांशिकता एवं जैव विकास का कुछ आनुवांशिकता के विषय में आपने पढ़ा। आपका पार्ट फर्स्ट में। आप सेकेंड में आप पढ़ेंगे। देखेंगे क्या हेडिंग है। हेडिंग है आलिंग गुणसूत्र। आपने गुणसूत्र के विषय में पढ़ा था। लिंग गुणसूत्र पढ़ लिया था, उसी का ये पार्ट है कि आलिंग गुणसूत्र। तो आलिंग गुणसूत्र क्या होता है? वे गुणसूत्र आपने पढ़ा था। गुणसूत्र के क्या होते हैं? 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। तो यहाँ पर टोटल कितने होते हैं? मिला के 46 गुणसूत्र होते हैं। तो ये क्या है कि यहाँ पर कह रहा है कि आलिंग गुणसूत्र बताना है। तो वे गुणसूत्र जो लिंग का निर्धारण करने के लिए उत्तरदायी नहीं होते हैं, ये आलिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। ठीक है, जैसे मानव में प्रथम 22 जोड़ी गुणसूत्र। फिर देखें जैव विकास। इसके बाद जैव विकास देखिए क्या है। पृथ्वी पर भिन्न भिन्न जातियों के उद्भव एवं विकास को ही जैव विकास कहा जाता है। विकास का प्रमुख कारण जीवों में जनन के द्वारा उत्पन्न विभिन्नताएं होती हैं। तो मेन ये चीज़ है। क्या अगर पूछा जाए कि जैव विकास है क्या, तो हमें बताना है कि पृथ्वी पर भिन्न भिन्न जातियों के उद्भव मीन क्या होता है? उत्पन्न होना। तो यहाँ पर क्या करें कि पृथ्वी पर भिन्न भिन्न जातियों के उद्भव एवं विकास को ही जैव विकास कहा जाता है। विकास का प्रमुख कारण जीवों में जनन के द्वारा उत्पन्न विभिन्नताएं होती हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी जीवों में परिवर्तन होते हैं, जिससे एक ही जात की कई प्रजातियां बन जाती हैं। जब हम विकास की बात करते हैं तो हम चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन नामक वैज्ञानिक को याद करते हैं। तो इन्होंने क्या किया था? विकास के जो आपका यहाँ पर वाद आया था, इन्होंने ही दिया था। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने। तो देखें इसके बाद क्या है, इनका जन्म 1809 में हुआ था। तथा 1882 में मृत्यु हुई। तो ये आप पढ़ लेंगे, ये आपको बस पढ़ लेना है। अगर पूछा जाएगा तो बताएंगे, नहीं तो मेन वहाँ तक था। इसके बाद देखें, इन्होंने विकास का अध्ययन करने के लिए 22 वर्ष की आयु में विभिन्न द्वीपों पर समुद्री जहाज से भ्रमण किया। तो इसके बाद देखें क्या है, भ्रमण करने के बाद निम्न बातें बताई। क्या बातें बताई इन्होंने, ये पढ़ लेना है। समुद्री जहाज से भ्रमण किया। भ्रमण करने के बाद निम्न बातें बताई इन्होंने। क्या बताएं कि वे जीव जिनमें उत्पन्न विभिन्नताएं जीव को वातावरण के अनुकूल बनाती हैं। ये मेन है, तो इसको भी मेन है। ये क्या है? वे जीव जिनमें उत्पन्न विभिन्नताएं जीव को वातावरण के अनुकूल बनाती हैं। वे जीव जीवित रह पाते हैं, अन्यथा स्पीशीज का अस्तित्व समाप्त हो जाता। फिर देखें, जैसे भ्रंग में विभिन्नताओं के कारण अलग अलग रंगों वाले भ्रंगों का विकास हुआ। ये हरी पत्तियों में पाए जाते हैं, अतः इन्हें कौवा आसानी से खा जाता था, अतः ये नष्ट हो गए। जिसका कारण क्या था कि प्रतिकूल विभिन्नताएं थी। जबकि विभिन्नताओं के कारण ही हरे रंग के भ्रंग का विकास हुआ, जो पत्ती पर कौवे को नहीं दिखाई देता, अतः इसका खूब विकास हुआ। जिसका कारण अनुकूल विभिन्नताएं थी। फिर डार्विन ने बताया कि जीवों में जीवित रहने के लिए अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जीवन संघर्ष होता है। जो जीव संघर्ष में सफल होते हैं, केवल वे ही जीव ही जीवित रह पाते हैं। देखिए, प्रकृति ऐसे जीवों का ही वर्णन करती है जिसे प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत कहा। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है, क्या बन सकता है कि प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया? तो आपको बताना है डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन ने। इसके बाद देखें आगे। क्या है? विकास एवं वर्गीकरण। विकास एवं वर्गीकरण क्या है? विकासीय वर्गीकरण में प्राणियों के अंगों की उत्पत्ति एवं कार्य आधार पर 2 वर्गों में बांटा है। नंबर 1 क्या है? समजात अंग। समजात अंग क्या होते हैं देखेंगे। वे अंग जिनकी उत्पत्ति समान किंतु कार्य अलग अलग होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। तो क्या कह रहा है कि वे अंग जिनकी उत्पत्ति समान किंतु कार्य अलग अलग होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं।
ठीक है। जैसे इसमें क्या है, मेढक है, छिपकली है, पक्षी है, मानव के अग्रपाद हैं। तो इनकी उत्पत्ति क्या होती है, समान होती है। ठीक, किंतु इनके कार्य क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक, ये क्या होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। ठीक, तो ये हो गया। इसके बाद देखेंगे तो इनकी संरचनाएं उत्पत्ति एक समान किंतु कार्य भिन्न भिन्न होते हैं। इनकी संरचना की जो उत्पत्ति होती है क्या होती है, एक समान होती है, किंतु कार्य क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक, फिर देखेंगे आगे समरूप अंग। ठीक, समरूप अंग क्या है, वे अंग जिनकी उत्पत्ति भिन्न भिन्न किंतु कार्य समान होते हैं। ठीक, समरूप अंग कहलाते हैं। तो समरूप अंग आएगा तो क्या हम बताएंगे कि वे अंग जिनकी उत्पत्ति भिन्न भिन्न किंतु कार्य समान होते हैं, समरूप अंग कहलाते हैं। ठीक, जैसे चमगादड़ एवं पक्षी के पंख। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद देखें आगे, ठीक, इनकी संरचनाएं उत्पत्ति अलग अलग किंतु कार्य समान होते हैं। ठीक, तो इसके बाद देखेंगे जीवाश्म क्या है। ठीक, जीवाश्म में हम क्या लिखेंगे, लाखों करोड़ों वर्ष पुराने ठीक मिट्टी अथवा चट्टानों में दबे मृत जीवों को जीवाश्म कहा जाता है। जीवाश्मों से जैव विकास के क्रम का पता चलता है। ठीक, तो ये हो गया। इसके बाद देखें आगे, ठीक, विकास के चरण क्या हैं। ठीक, विकास का प्रमुख कारण विभिन्नताएं होती हैं, जिससे जीव का आकार एवं आकृति भी परिवर्तित हो जाती है। ठीक, विभिन्नताएं जीव में धीरे धीरे परिवर्तन लाती हैं। ठीक, जिससे लाखों करोड़ों पीढ़ियों के बाद एक नई जाति का विकास हो जाता है। ठीक, जिसका पता जीवाश्मों के अध्ययन से पता ठीक चलता है। इसके बाद देखें, जैसे क्या बताया कि डायनासोर एक विशालकाय जीव था। ठीक, जिसके पंख नहीं पाए जाते थे। तो डायनासोर एक विशालकाय जीव था, इनके क्या है, पंख नहीं पाए जाते थे। ठीक, जिसका विभिन्नताओं के कारण पक्षियों में रूपांतरण हो गया। इसी प्रकार जंगली गोभी को किसान खाद्य पौधे के रूप में उगाता था। इसके कृत्रिम चयन से विभिन्न सब्जियों का ठीक क्या हुआ, विकास हुआ। फिर देखिए इसके आगे डालें, प्रश्न कह रहा है कि विकास को प्रगति के समान नहीं मानना चाहिए, क्यों। ठीक, तो हमें बताना है विकास को प्रगति के समान नहीं मानना चाहिए, क्योंकि विकास में नई जाति के उद्भव के लिए पूर्वज जाति समाप्त हो जाती है। ठीक, तो ये बता देना इसमें। ठीक, इसके बाद देखिए आगे, ठीक है, मानव का विकास क्या है। तो मानव का विकास क्या है, देखिए मानव का विकास चिंपैंजी से हुआ है। ठीक, जिसके पूर्वज नर वानर थे। ठीक है, चिंपैंजी मतलब वन मानुष है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि जिसके पूर्वज नर वानर थे, चिंपैंजी से सीधे चलने वाले आदि मानव का विकास हुआ। ठीक, जो घास स्थलों में रहता था तथा पत्थर से शिकार कर मांस खाता था। ठीक, फिर क्या है, विकास के क्रम में आधुनिक मानव का विकास हुआ। ठीक, जिसका वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस है तथा विकास के क्रम में आने वाला मानव होमो फ्यूचेरिस होगा। ठीक, फिर देखें आगे क्या कह रहा है कि यदि एक चूहे की पूंछ काट दी जाए तो क्या उत्पन्न संतान की भी पूंछ कटी हुई होगी। तो इसमें बताना है, ये संबंधित है आनुवंशिकी से। ठीक, इसमें कह रहा है क्या होगा कि अगर चूहे की पूंछ काट दी जाए तो क्या उत्पन्न संतान की भी पूंछ कटी हुई होगी। तो बताना क्या है हमें, नहीं। ठीक, नहीं, ये संभव नहीं, क्योंकि पूंछ काट देने से कोशिका में उपस्थित जनन जीन नष्ट नहीं होती। ठीक, यदि किसी लक्षण का नियंत्रण करने वाली जीन नष्ट हो जाती है तो वह लक्षण समाप्त हो जाता है। लक्षण के काटने से संतान में वह लक्षण नष्ट नहीं होता है। ठीक, क्योंकि लक्षण का नियंत्रण करने वाली जीन उपस्थित होती है। ठीक, तो हमको ये बता देना है। फिर देखिए आगे क्या है, अगला क्वेश्चन क्या हमारा कह रहा है कि बाघों की कमी आनुवंशिकता के दृष्टिकोण से चिंता का विषय है, क्यों। तो हमें बताना है, पर्यावरण में बदलाव ही बाघों की संख्या में कमी का प्रमुख कारण है। ठीक, क्योंकि प्रतिकूल पर्यावरण के कारण ये जनन करने में असमर्थ होते हैं, या तो इनमें बनने वाले शुक्राणु ठीक अंडाणु नष्ट हो जाते हैं, या शुक्राणु अंडाणु का निषेचन करने में असमर्थ हो जाता है। ठीक, तो ये हमको बता देना है इसमें। ठीक, इसके बाद देखिए आगे क्या है कि एक एकल जीव द्वारा उपार्जित लक्षण सामान्यतः अगली पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होते हैं, क्यों। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है ये आपका। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि जिन लक्षणों की वंशागति होती है,
ठीक है, जिन लक्षणों की वंशागत होती है, ठीक, वे कोशिका के डीएनए में उपस्थित होते हैं। ठीक है, एकल जीव द्वारा उत्पन्न लक्षण सामान्य तौर पर डीएनए में स्थानांतरित नहीं होते हैं। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे, अतः उनकी वंशागत भी नहीं होती है। ठीक, फिर चले देखिए आगे। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध किस्म का क्या तात्पर्य है? तो हमें बताना है कि ऐसे जीन जो किसी लक्षण विशेष के लिए अनेक पीढ़ियों तक अपने समान लक्षण वाले जीव ही उत्पन्न करते हैं, उन्हें शुद्ध किस्म कहते हैं। ठीक, फिर देखें आगे क्या है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे प्राणी का नाम लिखिए जिनमें लिंग निर्धारण आनुवांशिक नहीं है। तो हमें बता देना है कि घोंघा ऐसा प्राणी है जिनमें लिंग निर्धारण आनुवांशिक नहीं है। फिर देखें अगला क्या कह रहा है कि नर के XY लिंग गुणसूत्र में कौन सा गुणसूत्र आकार में छोटा होता है? ठीक है, तो हमें बताना है कि नर के XY लिंग गुणसूत्र में Y गुणसूत्र आकार में छोटा होता है। ठीक, तो XY नर का होता है और मादा का XX गुणसूत्र होता है। तो इसमें केवल नर के विषय में पूछा गया है, तो हमें बस बता देना है कि कौन सा छोटा होता है, तो Y गुणसूत्र आकार में छोटा होता है। फिर देखिए आगे क्या है क्वेश्चन। ठीक है, चमगादड़ के पंख और पक्षियों के पंख समरूप अंग हैं कैसे? तो हमें बताना है कि चमगादड़ के पंख मुख्यतः उसकी दीर्घित अंगुली के मध्य की त्वचा के फैलने से बनते हैं, परंतु पक्षी के पंख उसकी पूरी अग्रवाह की त्वचा के फैलने से बनते हैं जो परों से ढकी रहती है। ठीक, अतः दोनों पंखों के अविकल्प उनकी संरचना एवं संगठकों में बहुत अंतर है। ठीक, तो वे एक जैसे दिखाई देते हैं क्योंकि वे उड़ने के लिए इसका उपयोग करते हैं, परंतु सभी की उत्पत्ति पूर्णतः समान नहीं है, इस कारण वे समरूप अंग हैं। ठीक, तो बस ये बता देना है। फिर देखिए इसके आगे क्या है क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि Y गुणसूत्र पर टिप्पणी लिखिए। तो हमें बताना है कि यह एक लिंग गुणसूत्र है। ठीक, यह आकार में छोटा तथा आकृति में एक सिरे पर कुछ मुड़ा हुआ होता है। ठीक, तो क्या कह रहा है कि आकृति में एक सिरे पर कुछ मुड़ा हुआ होता है। Y गुणसूत्र में डीएनए की बहुत कम मात्रा होती है, अतः इसे आनुवांशिकी रूप से कम महत्वपूर्ण या निष्क्रिय माना जाता है। ठीक, यह गुणसूत्र शिशु नर के लिंग निर्धारण में सहायक है। ठीक, तो देखें अगला क्या है, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है? तो बताना है क्या। ठीक, जो मानव में लिंग निर्धारण होता है वो कैसे होता है बताना है। तो देखें क्या इसका हम क्या करेंगे, लिखेंगे। देखें क्या मानव में उपस्थित लिंग गुणसूत्र बच्चे के लिंग निर्धारण का कार्य करते हैं। ठीक, मानव में बच्चे के लिंग निर्धारण के प्रक्रम निम्न प्रकार हैं। ठीक, नंबर 1 देखें, पुरुषों में दोनों लिंग गुणसूत्र ठीक अलग अलग होते हैं। ठीक, पुरुषों में क्या होता है, दोनों लिंग गुणसूत्र अलग अलग होते हैं, इनमें एक X है और एक Y होता है। ठीक, पुरुषों में लिंग गुणसूत्र XY होता है। ठीक, फिर 2 नंबर में हम क्या लिखेंगे कि स्त्री के दोनों लिंग गुणसूत्र समान ठीक अर्थात XX होते हैं। ठीक, तीसरा नंबर देखें क्या लिखेंगे कि पुरुष 2 प्रकार के शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। ठीक, आधे शुक्राणुओं में X गुणसूत्र होता है जबकि शेष आधे शुक्राणुओं में Y गुणसूत्र होता है। फिर देखिए नंबर 4 में क्या लिखेंगे, स्त्री केवल एक प्रकार के अंडाणु उत्पन्न करती है जिसमें X गुणसूत्र होते हैं। ठीक, फिर देखें आगे हम क्या करेंगे अगला नंबर। ठीक, अगले नंबर में हम बताएंगे कि जब X गुणसूत्र युक्त शुक्राणु अंडाणु X से संयोग करता है। ठीक, मतलब जब X गुणसूत्र जो शुक्राणु होता है वो अंडाणु X से संयोग करता है। ठीक, तो उत्पन्न होने वाली संतान लड़की XX होती है। ठीक, तो हमें बताना है ठीक है क्या होगा कि संतान लड़की XX होगी। ठीक, ठीक, इसके बाद देखिए इसमें क्या है, X गुणसूत्र युक्त शुक्राणु किसमें होता है, मेल में होता है। तो अंडाणु X किसमें होता है, फीमेल में होता है। तो जब मेल और फीमेल का XX जो गुणसूत्र होता है ठीक वो जब क्या होता है संयोग करता है तो उत्पन्न होने वाली संतान क्या होती है, XX मतलब लड़की पैदा होगी। फिर देखिए आगे क्या है अगला। ठीक, जब Y गुणसूत्र वाले शुक्राणु अंडाणु X से संयोग करता है। ठीक, मतलब कि जो मेल का Y गुणसूत्र होता है वो शुक्राणु होता है।
ठीक, वायु गुणसूत्र वाले शुक्राणु, ठीक। फिर अंडाणु यक्ष से संयोग करता है, तो अंडाणु यक्ष का क्या है, ये फीमेल का, ठीक, यक्ष गुणसूत्र है। तो जब दोनों का संयोग होता है तो उत्पन्न होने वाली संतान क्या होता है, लड़का होता है, ठीक। लड़का क्या होता है, एक्स वाई होता है, संतान लड़का एक्स वाई होता है। फिर देखें अगला क्वेश्चन, मतलब अगला नंबर में हम क्या लिखेंगे कि इसी प्रकार बच्चे के लिंग निर्धारण हेतु पुरुष के शुक्राणु ही उत्तरदायी होते हैं, ठीक। मतलब कि लड़का है या लड़की, तो ये क्या होता है कि पुरुष के शुक्राणु ही इसके लिए उत्तरदायी होते हैं, ठीक। तो देखेंगे आगे, ठीक, अगला क्या है, ठीक। यहीं से हमारी क्लास क्या होती है, समाप्त तो होती है, ठीक। इसी के अब ये आपका जो है चैप्टर समाप्त तो होता है, ठीक। इसमें से कई क्वेश्चन बहुविकल्पी लॉन्ग प्रश्न हैं ये, और शॉर्ट भी हैं। तो इनके अंदर जो हम जब आप लोग पढ़ लोगे तो इन्हीं के अंदर से बहुविकल्पी प्रश्न बनेंगे, ठीक। तो इनको आप तैयार कर लेंगे, ठीक। ये आपका चैप्टर हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे हमारा पर्यावरण, ठीक। तो हमारा पर्यावरण और एक चैप्टर और बायो का बचा है, ठीक। 2 चैप्टर बचे हैं, इसके बाद आपका जो बायो का कोर्स है वो समाप्त हो जाएगा। थैंक्स क्लास, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।